अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 इंटर बायोलॉजी सेल साइकिल। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि लाइफ का जो कैरेक्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बगैर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कभी भी मेंटेन नहीं रह सकती। अगर लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए नेचर ने एक कैरेक्टर दिया है कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग बींग हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं आइदर यूनिसेलुलर आइदर मल्टीसेलुलर। तो हमने पढ़ा था कि लाइफ एक सिंगल सेल भी एक कंप्लीट लाइफ है, क्योंकि जितने प्रोसेस हमारी मल्टीसेलुलर बॉडी में होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस एक सिंगल सेल के अंदर भी परफॉर्म होते हैं। तो इसलिए सेल का डिवाइड होना लाजमी है फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए देखा जाए तो, फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर सर्वाइवल के लिए। यूनिसेलुलर में भी सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर्स की तो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर लाइव्स जब हम बात करते हैं तो बेटा लाइव्स में हमारे पास जो मल्टी सेलुलर्स आते हैं, मल्टी सेल्यूलर्स, तो बेटा मल्टी सेलुलर में आपको पता है मोस्ट कॉमन प्लांट्स एंड एज वेल एज दी एनिमल्स। बेटा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एल्जी है, फंजाई है, लेकिन यहां पर आज हम बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सेल का डिवाइड होना लाजमी है फॉर ग्रोथ पर्पस के लिए, फॉर डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज फॉर रिप्रोडक्शन के लिए सेल का डिवाइड होना लाजमी है। तो इसलिए जब हम डेफिनेशन लिखते हैं सेल साइकिल की तो हम लिखते हैं अराउंड फ्रॉम सेल ग्रोथ टू सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ से लेकर सेल के डिवाइड होने तक का जो राउंड है उस राउंड को हम नाम दे रहे होते हैं सेल साइकिल। और आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था और चैप्टर नंबर 4 में आपने सेल थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें आपने एक पास्चुलेट पढ़ा था, जो पास्चुलेट दिया था रुडोल्फ विरकॉप ने, जिसे हम रुडोल्फ विर्चू भी कहते हैं। रुडोल्फ विर्चू ने एक पास्चुलेट दिया था जिसमें उसने कहा था कि सेल अराइज फ्रॉम pre-existing cells, by division and multiplication, कि जब सेल डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं वो सेल जो कि पहले से मौजूद होते हैं, तो पहले से मौजूद सेल की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नए सेल अराइज होते हैं। ये पास्चुलेट, जिसको हम थर्ड पास्चुलेट ऑफ द सेल थ्योरी कहते हैं, ये ऐड किया था मिस्टर रुडोल्फ विरकॉप ने, और जिससे क्लियर हो जाता है कि जितने भी सेल हैं वो डिवाइड होंगे, क्योंकि डिवाइड होने का अमल मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, एज वेल एज डेवलपमेंट के लिए लाजमी है फॉर ऑल मल्टी सेलुलर लिविंग बींग्स के लिए, और यूनिसेलुलर के लिए स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए यूनिसेलुलर में भी सेल डिवाइड होता है। जैसा कि बैक्टीरिया में फिशन होती है जो कि माइटोसिस डिवीजन है, लेकिन एक डिवीजन तो जरूर है। तो बेटा लेकिन जब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की तो सेल जो डिवाइड होता है इसमें पूरा एक साइकिल होता है, जिस साइकिल को, जिस राउंड को हम ग्रोथ से लेकर डिवीजन तक, कहां से लेकर, ग्रोथ से लेकर सेल डिवीजन तक हम लोग देखते हैं। तो बेटा ग्रोथ से लेकर डिवीजन तक का जो राउंड है उसे हम नाम देते हैं सेल साइकिल। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सर्किल बनाया आपके सामने, ये हमारे पास एक वो सेल है जो कि न्यूली बॉर्न सेल है। अब ये न्यूली बॉर्न सेल जो होगा ये सबसे पहले अपने आप को डेवलप करेगा, सबसे पहले अपने आप को तैयार करेगा, अपने आप को रेडी करेगा, अपने ऑर्गेन्स को सिंथेसाइज करेगा, अपने न्यूक्लियर कंटेंट को डबल करेगा, अपने डीएनए की डुप्लीकेशन करेगा, अपने आप को रेडी करेगा, फिर जाएगा नेक्स्ट डिवीजन में। तो याद रखिएगा जिस फेस में सेल
अपने आप को रेडी करता है फॉर नेक्स्ट डिवीजन में जाने के लिए, उस फेज को हम नाम देते हैं इंटरफेस। तो बेटा याद रखिएगा, इंटरफेस में सेल ग्रो करेगा। कौन सी फेज है? इंटरफेस। तो बेटा इंटरफेस वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को ग्रो करता है। और दूसरी फेज आती है एम फेज, जिसमें सेल अपने आप को क्या करेगा? ग्रो करने के बाद डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास सेल ग्रो करता हुआ आएगा। जब सेल मुकम्मल तौर पर ग्रो कर जाएगा तो ये सेल, जब इसने तमाम तरह अपने ऑर्गेन्स बना लिए, अपना जेनेटिक कंटेंट डेवलप कर लिया, अपने तमाम तरह जेनेटिक मटेरियल्स, अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर लिया, अब ये सेल जो है वो रेडी होगा और ये डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये दो नए सेल बनाएगा। तो बेटा सेल की ग्रोथ से लेकर सेल के डिवाइड होने तक, अब देखें यहां सेल क्या हुआ है? यहां पर सेल डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो डिवीजन कहां पर जाकर होगी? एम फेज में होती है। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास कौन सी फेज है? एम फेज, जिसको हम डिवाइडिंग फेज कहते हैं। अब ये पूरा साइकिल है इंटरफेस का और एम फेज, क्योंकि सेल साइकिल के अंदर दो बड़े इवेंट आते हैं, ये याद रखना। जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल के अंदर कितने इवेंट आते हैं? दो इवेंट्स। एक आती है हमारे पास इंटरफेस, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं प्रिपरेशन फेज, और दूसरी फेज आती है दैट इज कॉल्ड एज एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज कहते हैं, जिसको हम डिवाइडिंग फेज कहते हैं। तो दो फेसेस आती हैं। इसी तरह यहां पर देखें इंटरफेस आई, लेकिन इंटरफेस को हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे गैप्स के अंदर, जिसमें एक होता है G1, याद रखिएगा G1 गैप, दूसरा होता है S फेज, और तीसरी होती है G2 फेज। तो अब इंटरफेस की ये सब टाइप है G1S, जिसको सेंसिस फेज भी कहेंगे, आगे हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं देन G2 फेज, और देन M फेज में जाएगा। तो दो बड़ी फेसेस हैं, ये तो हमारे पास G1S फेज, G2 फेज, ये इंटरफेस की फेसेस हैं। अब देखें यहाँ पर सेल ने, जो कि न्यूली बॉर्न सेल था, उसने अपने आप को इन सारी फेसेस में डेवलप किया है, तैयार किया है, अपने ऑर्गेन्स डुप्लीकेट की है, ऑर्गेन्स रेप्लिकेट किए हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन की है। देन एम फेज में जाके दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। इसी तरह अब ये जो दोनों सेल हैं, जब दोबारा फिर सेल साइकिल को फॉलो करेंगे, इंटरफेस में जाएंगे, फिर ये आगे डिवाइड होंगे। इस तरह एक साइकिल चलता रहता है। ये जो फेज थी पूरी ग्रोथ की फेज है, इसमें सेल ग्रो करता है। क्या कर रहा है यहाँ पर? याद रखिएगा, यहाँ पर सेल क्या कर रहा होता है? इस पूरी फेज के अंदर सेल अपने आप को ग्रो करता है। और एम में आके क्या होता है? दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। इन्हें हम नाम देंगे डॉटर सेल्स। क्या नाम देंगे बेटा? डॉटर सेल्स का नाम देंगे। तो ये हमारे पास सेल साइकिल देखने में आया। तो अब बेटा इसमें दो बड़ी फेसेस हैं, एक दो बड़े इवेंट्स आते हैं, एक आती एम फेज और दूसरी आती है दी इंटरफेस। बेटा इंटरफेस को हम नाम देते हैं वो फेस जो कि दो डिवीजन के दरमियान आती है। फेस, और वी कैन से दैट द गैप और ड्यूरेशन बिटवीन टू सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन के दरमियान जो गैप आता है, जो ड्यूरेशन आता है, जिसमें सेल अपने आप को ग्रो करेगा, उसे हम नाम देते हैं इंटरफेस। बेटा जिसकी याद रखिएगा कि हमारे पास सब इवेंट्स में अगर हम देखें तो एक इवेंट आता है G1, जिसको गैप 1 कहते हैं, दूसरा इवेंट आता है, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड S फेज, और तीसरा इवेंट आता है गैप 2, जिसको हम नाम देते हैं G2 फेज। तो बेटा अगर हम इसको देखें तो हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड गैप 1, इसे गैप 1 भी कहते हैं, या इसको G1 फेज भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं S फेज, और इसे नाम देते हैं गैप 2। याद रखिएगा, इसे गैप 2 भी कहते हैं, या G2 फेज का नाम भी दिया जाता है। अब ये वो फेसेस हैं जिसमें सेल ने अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को डेवलप करना है,
ताकि वो एम फेस में जा सके। ओके, जिसमें हमारे पास देखें तो हमारे पास जो गैप 1 है, इसमें जो इवेंट्स आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। बेटा सबसे पहले क्या होता है कि सेल इसमें डीएनए सेंसाइजेशन नहीं होती। याद रखिएगा, इसमें क्या करेगा, सेल सिंथेसाइज सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स। सेल वो सबस्ट्रेट वो एंजाइम तैयार करेगा जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले जब आपको कोई भी चीज खरीदनी होती है किसी जगह से, तो आप क्या करते हैं, आप पहले पैसे का इंतजाम करते हैं। तो इसी तरह जब सेल ने अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है, क्योंकि सेल यहाँ पर जो पड़ा हुआ है दैट इज न्यूली डिवाइडिंग सेल है, अभी सबसे पहले क्या करेगा, सेल अपने अंदर क्या कर रहा है, यहाँ गौर कीजिएगा कि सेल क्या करेगा, सेल वो मटेरियल तैयार करेगा, वो सबस्ट्रेट तैयार करेगा जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, आरएनए की फॉर्म्स भी हो सकती हैं और एंजाइम भी हो सकते हैं। अब आरएनए में याद रखिए, इस सबस्ट्रेट में एमआरएनए भी हो सकता है, सबस्ट्रेट में टीआरएनए भी हो सकता है, सबस्ट्रेट में आरआरएनए भी हो सकता है, एज वेल एज और बहुत सारे सबस्ट्रेट, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स एंड सबस्ट्रेट सेल कहां तैयार करता है, गैप 1 फेस में। और याद रखिएगा, गैप 1 फेस वो फेस है जिसमें डायरेक्ट, याद रखिएगा, कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होती किसी भी किस्म की डीएनए की, लेकिन वो मटेरियल तैयार होते हैं जो डीएनए को रेप्लिकेट करवाएंगे आगे चल के। इसलिए इस फेस को नॉन डीएनए सेंसाइजिंग फेस भी कहते हैं। और याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी फेस होती है, भी मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग फेस होती है इन केस ऑफ सेल साइकिल। इसमें सेल को अपने वो मटेरियल बनाने हैं जिससे डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है। और सेल का मोस्टली याद रखिएगा, इंटरफेस का जो टाइम पीरियड होता है इसका बेटा 35 से लेकर 35% टू 55% टाइम ऑफ इंटरफेस सेल कहां लेता है, ऑफ इंटरफेस। वो कहां कंज्यूम हो जाता है सेल में, वो कंज्यूम हो जाता है G1 फेस में। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा G1 फेस सबसे बड़ी फेस कहलाती है और G1 फेस काफी देर तक चल सकती है। लेकिन याद रखिएगा, अक्सर औकात ये फेस जो होती है, इस फेस में जो नॉर्मल केसेस में टाइम पीरियड लगना चाहिए वो तकरीबन जो है वो 3 to 5 आवर्स में हो सकती है, या 3 से 3 to 6 आवर्स। ये मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ होता है, इसलिए जहाँ 2 आ जाए वो एवरेज होता है, उसमें रेंज आ जाती है। वो चीज़ ऐसी कंट्रोवर्सी कभी आपके एमसीक्यूज में नहीं आती, क्योंकि ऐसी रेंजेस आपको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ मिलती हैं। तो 3 से 6 घंटे ले सकता है। उसके बाद भी अगर सेल अपने गिवन टाइम में अपने एंजाइम और सबस्ट्रेट तैयार नहीं कर पाता, तो सेल एक और फेस में जाता है जिसको हम नाम देते हैं G0 फेस। याद रखिएगा, यहां से एक फेस निकल आती है, उसे आप नाम देते हैं G0 फेस, जिसे हम विदड्रा फेस कहते हैं। क्यों विदड्रा कहते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, विदड्रा, या इसको रेस्टिंग फेस कहते हैं। बेटा इसको रेस्टिंग फेस कहते हैं या इसको विदड्रा फेस कहते हैं, क्योंकि जो गिवन टाइम था उस टाइम के अंदर सेल ने अपने एंजाइम और सबस्ट्रेट तैयार नहीं किए, इसलिए ये आगे सेल को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो ये चला जाएगा रेस्टिंग फेस में, जिसे कहते हैं विदड्रा फेस। क्या कहते हैं बेटा, इसको विदड्रा फेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा लेकिन डिवाइड नहीं होगा, नो डिवीजन, सेल डिवीजन में नहीं जाए, क्योंकि आगे सेल प्रोसीड ही नहीं कर रहा साइकिल, तो डिवीजन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सेल मेटाबॉलिकली जिंदा है, अपने अलाइव रखेगा। लेकिन कब, अगर G0
G1 फेज कंप्लीट नहीं होती, तो अगर हो जाती है तो सेल S फेज में डायरेक्ट जाएगा, G0 में नहीं जाएगा। अगर नहीं होती तो ये G0 में चला जाएगा और रेस्टिंग में रहेगा। और याद रखिएगा G0 फेज में भी इसमें हावर से लेकर टू डेजीज तक और डेजी से वीक्स या मंथ या ईयर्स तक भी ये फेज चल सकती है। तो सबसे ज्यादा जो लॉन्ग टर्म G0 फेज आती है वो हमारे, याद रखिएगा, कहां आती है? आई बॉल्स में, आई के सेल्स में आती है। तो बेटा अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर विदड्रा कर दिया तो G0 में जाएगा, लेकिन यहां पर अगर विदड्रा नहीं किया इसने तो ये सेल प्रॉपरली कहां जाएगा? कहां जा रहा है? एस फेज में जाएगा। और इसे हम नाम देते हैं डीएनए सिंथेसाइजिंग फेज। डीएनए सिंथेसाइजिंग फेज कहते हैं। ठीक है बेटा, डीएनए सिंथेसाइजिंग फेज कहते हैं। इसमें सेल का, अब यहां पर क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड हो चुका है, लेकिन डीएनए सिंथेसाइजेशन नहीं होगी। यहां डीएनए, अब इसमें क्या होगा? जैसे जैसे सेल जो है वो क्या करेगा? अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा बेटा? यहां पर देखें, सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। अब हर एक स्ट्रैंड दूसरा नया स्ट्रैंड बना देगा। अब देखें, एक ब्लू स्ट्रैंड बन गया, एक रेड स्ट्रैंड बन गया। इस तरह यहां देखें, एक रेड स्ट्रैंड है, एक ब्लू स्ट्रैंड है। तो इसका मतलब रेड और ब्लू बनाने का मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड एक दूसरा नया स्ट्रैंड बनाएगा। फॉर एग्जांपल रेड अगर न्यू स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड है तो नया जो बन रहा है दैट इज ब्लू स्ट्रैंड। तो इसमें क्या होगा? डीएनए सेंसाइजेशन होती है, जिसको आप डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। अब जब रेप्लिकेशन डीएनए की हो जाती है तो याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विल बी डबल। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाता है बेटा? डबल हो जाएगा। यहां से हम इसको मिटा देते हैं। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो डबल हो जाता है रफली। और ये भी याद रखिएगा तकरीबन 20 to 30% और 35%। बेटा ये टाइमिंग मैंने आपको बताया कि ये फिक्स नहीं होती, मुख्तलिफ बुक में वेरिएबल होती हैं, इसलिए एमसीक्यूज का हिस्सा नहीं बनती। तकरीबन इतना टाइम जो है वो सेल कहां कंज्यूम करता है? टाइम ऑफ इंटरफेस ये कंज्यूम करेगा बेटा कहां पर? इनटू दी एस फेस में, जब इसने रेप्लिकेशन करनी है जीनोम की। अब जीनोम की रेप्लिकेशन हो गई। फॉर एग्जांपल यहां पर ये सेल एक ह्यूमन सेल था और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 46 और ये सोमा सेल था, सोमैटिक सेल जिसको बॉडी सेल कहते हैं। तो इस बॉडी सेल के अंदर 46 थे। अब आपको पता है ये इसे डिवीजन में जाना है, माइटोसिस में जाना है, तो इसके अंदर कम से कम इतना कंटेंट बनना चाहिए कि 92 क्रोमोसोम हो जाएं। तो यहां पर कंटेंट यानी जितना बनेगा वो कितना बनेगा? 92 क्रोमोसोम का बनेगा, क्योंकि सेल यहां था 2n के साथ। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 4n हो जाएंगे। 4n इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आगे चल के जब डिवाइड होना है इसमें दो डॉटर सेल में, तो 46 क्रोमोसोम एक सेल को देगा, 46 एक को देगा। इसलिए यहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस डबल हो जाता है। एस फेस में डीएनए सेंसाइजेशन का फेस होता है, ये आपने क्लियर कर लेना है। और जैसे ही एस फेस में से पास होकर अब कहां जाएगा सेल? अब सेल जाता है G2 फेस में। ये भी आपको याद रखना चाहिए, इसे कहते हैं गैप 2। मैंने अभी यहां लिखा था पहले कि हमारे पास इसे गैप 2 कहा जाता है। बेटा गैप 2 में या सेकंड फेस में जाएगा सेल, और इस गैप 2 में क्या होता है कि सेल का न्यूक्लियर कंटेंट डबल हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब सेल क्या करेगा कि यहां पर डीएनए स्ट्रैंड जो सिंगल थे वो दोबारा डबल स्ट्रैंड हो जाएंगे। पहले सिंगल स्ट्रैंड थे एस फेस में क्योंकि रेप्लिकेशन होनी थी। रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड का अलग होना लाजमी है। जब ये अलग हो गए थे तो यहां पर क्या हो जाएगा? डीएनए बिकम डबल स्ट्रैंड। डीएनए क्या हो जाएगा बेटा? डीएनए यहां पर जो सिंगल स्ट्रैंड थे वो डबल स्ट्रैंड्स होना शुरू हो जाएंगे। यहां पर क्या था? डीएनए सिंगल था, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड थे, तो
क्योंकि रेप्लिकेशन हो रही थी इसलिए एक सिंगल स्ट्रैंड थे, रेप्लिकेशन हो गई। अब यहां पर G2 फेस में होता क्या है कि ओनली डीएनए डुप्लेक्स बनता है, डीएनए डुप्लेक्स दोबारा बन जाएगा, ये डीएनए डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, यानी बना देंगे डुप्लेक्स। जब डीएनए डुप्लेक्स बन चुका है और दूसरा साथ क्या होगा कि सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के ऑर्गेनेल्स भी बनेंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल सेंट्रियूल, क्योंकि आगे चल के एनिमल सेल है, आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनने हैं, तो सेंट्रियूल हो गए या अदर ऑर्गेनेल्स हो गए, सेल के ऑर्गेनेल्स भी रेप्लिकेट होंगे, उनकी रेप्लिकेशन भी होगी, उनकी डुप्लीकेशन भी होगी, डीएनए जो स्ट्रैंड है ये डुप्लेक्स हो जाएगा, डबल बन जाएगा। अब सेल अपने आप को मैच्योर करके बैठ गया है, अब ये सेल डिवाइड हो सकता है। यहां पर इसने एंजाइम एंड सबस्ट्रेट तैयार किए थे अपनी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन की, यहां पर डीएनए दोबारा डुप्लेक्स की फॉर्म में भी आए, सेल के ऑर्गेनेल्स भी तैयार हुए। इसमें लगेगा, याद रखिएगा, 10 to 20% टाइम ऑफ इंटरफेस। जो इंटरफेस का टोटल टाइम है उसका 10 to 20% कहां लग जाएगा, दैट इज इन द G2 फेज। अब सेल अपने आप को ग्रो कर चुका है मुकम्मल। पहले देखिए एक छोटा सा सेल था, इसने सारे अपने मटेरियल्स तैयार किए, सब चीजें थी, इंटरफेस में से पास हुआ, यहां पर इंटरफेस आपकी पूरी हो गई G2 फेज में जाके। अब सेल कहां जाएगा, इनटू दी, अब देखें अब सेल ने कहां जाना है, अब सेल ने जाना है M फेज में। तो यहां पर ये M फेज में जाने के बाद ये सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि माइटोसिस की यह निशानी होती है कि 2 डॉटर सेल बनते हैं माइटोसिस में, 2 नए सेल बना देगा, लेकिन इतनी जल्दी बासानी नहीं बना देगा। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि ये M फेज में होगा, जिसको हम कहते हैं डिवाइडिंग फेज। क्या कहते हैं बेटा, डिवाइडिंग फेज का नाम देते हैं। ये इतनी जल्दी नहीं होता, इसमें बहुत सारी फेसेस आती हैं, पहले कैरियोकिनेसिस होगा, फिर साइटोकिनेसिस होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे माइटोसिस में, लेकिन मैंने आपको सिर्फ सिंपली करके यहां बता दिया कि M फेज में जाएगा तो 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, ये बनेंगे डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, ठीक है, यहां डॉटर सेल बन गए, यानी डिवीजन हो गई। तो ये हमारा एक साइकिल है जिसमें इंटरफेस भी आई, M फेज भी आई। यहां पर हमने देखा ये जो फेज थी G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इसमें सेल ने अपने आप को ग्रो किया और M फेज में जाकर डिवाइड कर दिया। वही चीजें मैंने बताई कि ग्रो कैसे करेगा सेल, कैसे कैसे इंटरफेस में जा रहा है और कैसे आगे चल के M फेज में जाकर डिवाइड होगा। ये देखिए यहां पर डिवाइड हो गया। तो एक चीज याद रखिएगा, इन केस ऑफ प्लांट्स अगर देखा जाए तो जो सेल साइकिल होता है, कंप्लीट सेल साइकिल, याद रखिएगा एक सेल साइकिल जो होगा वो तकरीबन 10 to 30 आवर्स ले जाता है, ठीक है। और इन केस ऑफ दी प्लांट्स, एनिमल्स अगर देखा जाए तो जो सेल साइकिल होता है ये टेक करेगा तकरीबन 18 से 24 घंटे। ये भी आपको याद रहना चाहिए, एवरेज टाइम है 18 to 24 आवर्स लग जाते हैं एवरेजली, 18 से 24 घंटे, जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करता है। पूरा साइकिल दोनों में एवरेज बताई गई है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, सिंपली मैं आपको बता दूं, जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेशन नॉर्मल केसेस में एवरेजली जो टाइम लेती है दैट इज 7 to 8 आवर्स तकरीबन, यानी आपको पता है वो तो एस फेज में हो रहा होता है काम सारा, ठीक है। उसके बाद जो G2 फेज होती है ये भी याद रखिएगा, इसमें भी एवरेजली कितना टाइम लगता है G2 में, G2 फेज में जो है वो तकरीबन लगते हैं 2 to 5 आवर्स, 2 से 5 घंटे लग सकते हैं G2 फेज में, जिसमें सेल ने ऑर्गेन्स भी सिंथेसाइज करने, अपने रेप्लिकेट करने और डीएनए का डुप्लेक्स भी बनना है। लेकिन जो G1 फेज है, याद रखिएगा G1 फेज या गैप 1 जो है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो टाइम लगता है वो लंबा टाइम भी हो सकता है, डेज भी पूरा लग सकता है, लेकिन एवरेजली जो टाइम पीरियड होता है
वो तकरीबन होना चाहिए 5 to, हमने पीछे पढ़ा था कि कितना टाइम होना चाहिए, तकरीबन 5 to या 3 to 6 आवर्स तक लग जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये लंबी फेस भी होती है, 3 से 6 भी हो सकते हैं, या फिर 3 से 8 घंटे भी हो सकते हैं, या ये लंबी होकर फेस डेज में भी जा सकती है। लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट फेस अगर आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से पूछा जाए कि सबसे बड़ी फेस कौन सी है, तो बेटा वो भी G1 फेस है। सबसे छोटी फेस कौन सी है, तो G2 फेस है। और डीएनए कहां सेंसाइज हो रहा है, तो डीएनए एस फेस में सेंसाइज हो रहा है। और एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कहां बन रहे हैं, तो G1 फेस में बन रहे हैं। और G0 फेस क्या है, इसको विथड्राइंग फेस कहते हैं। तो याद रखिएगा एंट्री टेस्ट में यहां से काफी सारे क्वेश्चन निकलते हैं, जो कि हम कुछ क्वेश्चन हम भी डिस्कस करेंगे कि एंट्री टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे पास सेल साइकिल की डेफिनेशन और सेल साइकिल में कौन से इवेंट आते हैं, इंटरफेस कैसे सब डिवाइड है, G1 फेस में, S फेस में, G2 फेस में या G0 में कैसे जाता है, साइकिल को हमने ड्रा करके देखा। ये हमारे पास एक ब्रीफ लेक्चर था अबाउट द सेल साइकिल, अबाउट द इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल और सेल साइकिल में आने वाले इवेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिविजन्स, यानी सेल डिवीजन कैसे होती हैं। अब जब भी हमने माइटोसिस में सेल को लेकर जाना है तो याद रख लीजिएगा हम G2 से उठाएंगे, क्योंकि G2 में सेल मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है, ऑर्गेनल सेंसाइज हो गए हैं, रेप्लिकेशन हो गई है, और जीनोम भी आपको पता है, हमने देखा कि कितना बन गया है, 4N है इसके पास। यानी कि अब ये आगे चल के इक्वली 46 क्रोमोसोम दे सकता है, 92 क्रोमोसोम का कंटेंट है, इसलिए डॉटर सेल जो बनेंगे वो फिर कितने होंगे, 2N वाले होंगे। ये भी 2N है, यानी कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल है तो 46 क्रोमोसोम, ये भी 2N है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे। और आपको पता है जितने भी बॉडी सेल होते हैं इनको हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल, और दे ऑल आर कॉल्ड डिप्लॉइड सेल्स। सिर्फ हमारी सेक्स सेल्स के अलावा बॉडी के जितने भी सेल होते हैं दे आर कॉल्ड डिप्लॉइड सेल्स, और ये होते हैं सोमा सेल्स। ये आपने याद रखना है, सोमा